आज हम हमारी वीडियो नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडेलीव का दौरी कुलिया, ये हमारा अगला टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक में हमने दो साइंटिस्ट के बारे में देखे थे, एक देखे थे डोबर्नियर, दूसरा देखे थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में देखे थे। अब उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2 से 3 मरतबा रिपीट हो चुका। अब हम देखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो एक चीज याद रखना, मेंडेलीव्स को फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि मेंडेलीव के टाइम पर टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव। और मेंडेलीव ने क्या किया था, इन तमाम 63 एलिमेंट को सक्सेसफुल तरीके से क्लासिफाइड करने का काम किया था। इस वजह से मेंडेलीव को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब हम क्या देखेंगे, इसका तरीका देखेंगे। सबसे पहली एक चीज याद रखिए कि मेंडेलीव ने क्या किया था, उसने ये बताया था कि अगर हमको एलिमेंट को क्लासिफाइड करना है तो एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ साथ उस एलिमेंट के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब उसने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो उसको एक बात नजर आई जो न्यूलैंड ने बोला था। जैसा न्यूलैंड ने क्या बोला था, जिस तरीके से हमारे पास 7 सुर है, सा रे गा मा पा दा और लास्ट वन कौन सा है, नी। उसके बाद कौन सा सुर निकलेगा, सा का सुर निकलेगा। यानी कि हर 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टीज क्या हो रहे थे, फर्स्ट वाले के सिमिलर हो रहे थे। वैसे ही मेंडेलीव ने भी जब एलिमेंट की स्टडीज करना शुरू किया, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना शुरू किया, तो उसको भी यही पता चला कि एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। लेकिन मेंडेलीव्स के और न्यूलैंड्स में क्या डिफरेंस था? तो एक चीज याद रखना कि मेंडेलीव्स ने उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे 63 एलिमेंट, 63 एलिमेंट के हर एलिमेंट के लिए एक कार्ड बनाया। कार्ड बनाने के बाद क्या किया उसने, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, जौहरी कमियत लिखा, उस एलिमेंट का नेम लिखा और वहां पर उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिखा, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से मेंडेलीव्स ने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अनासिर के तबई और कीमियाई खुसूसियात उसकी जौहरी कमियत के क्या होते हैं, दौरी तफाउल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसकी थ्योरी थी, मेंडेलीव्स की थ्योरी थी। और उसने ये अपनी थ्योरी पेश करने के लिए सिर्फ एटॉमिक मास की स्टडी नहीं किया, बल्कि एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स है, जैसा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड, इनकी मतलब एलिमेंट के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की स्टडी किया, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी की स्टडी किया, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको सेम ग्रुप में रखा, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको क्या किया, डिफरेंट ग्रुप में रखा। ये तो हो गई एक खास बात। दूसरी खास बात क्या थी मेंडेलीव्स की? मेंडेलीव्स के आपको एग्जाम में आ सकता है कि मेंडेलीव्स की पीरियोडिक टेबल की खुसूसियात लिखिए। मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या थे? तो सबसे पहली चीज याद रखना कि मेंडेलीव्स ने क्या किया था कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे थे वो एलिमेंट को सिमिलर ग्रुप में नहीं रखा, बल्कि क्या किया, उनको अलग ग्रुप में रखा। ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे थे वहां पर क्या किया उसने, अपने पीरियोडिक टेबल में एक खाली जगह छोड़ दिया, और खाली जगह छोड़ने के बाद आगे उसका एटॉमिक मास लिखा, और ये प्रिडिक्ट किया कि आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं जो उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, ग्रुप के सिमिलर रहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मेंडेलीव्स के टाइम पर गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने क्या किया कि गैलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 68 है,
ठीक है। तो जब तो गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसने क्या किया कि एल्यूमिनियम का जो ग्रुप था उस ग्रुप में क्या किया कि एक एल्यूमिनियम के नीचे क्या किया, ऐसा ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, और ब्लैंक स्पेस छोड़ने के बाद उसके क्या लिखा वहां पर, एटॉमिक मास लिखा। और उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया उसने, से एक संस्कृत वर्ड यूज किया जिसका नाम था एका। एका मींस व्हाट, एका मींस सिमिलर। एका, और जो प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगे, जो एलिमेंट के से जैसे सिमिलर रहेंगे उसके आगे नाम क्या लिख दिया, उसका नाम लिख दिया। जैसा एल्यूमिनियम के, गैलियम के जो प्रॉपर्टीज थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज किसके थे, एल्यूमिनियम से सिमिलर थे, तो उसको नाम उसने क्या किया, एका एल्यूमिनियम रखा। और एका एल्यूमिनियम रखने के बाद उसने वहां पर क्या किया, ब्लैंक स्पेस छोड़कर वहां पर उसकी एटॉमिक मास पुट कर दिया। ये तो है पहली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, मेंडेलिव्स ने जब तक रिसर्च नहीं किया था उस वक्त तक के साइंटिस्ट ये मानते थे कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 है। लेकिन जब मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल आया तो मेंडेलिव्स ने ये बात कही कि उस जो एनोमेलिटी थी, जो बेरिलियम के एटॉमिक मास से जो कंफ्यूजन था, रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, और लोगों ने ये पाया कि भाई एटॉमिक मास, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 14.9 नहीं है बल्कि क्या है, 9.4 है। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके बारे में भी उसने प्रिडिक्ट किया, जैसा एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम का नाम आगे चल के गैलियम पड़ा, एका बोरॉन का नाम स्कैंडियम पड़ा। ये सिमिलर प्रॉपर्टीज थे। उसके बाद ये हो गई एक प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि जिस वक्त मेंडेलिव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट किया था उस वक्त तक क्या था, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। आप आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 18वां जो ग्रुप है वो कौन सा है, नोबल गैसेस का है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, और लास्ट वन कौन सा है, रेडॉन है जी। तो मेंडेलीव की दूसरी खास बात क्या थी कि बेरिलियम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था, एटॉमिक मास से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 नहीं है बल्कि कितना है, 9.4 है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी मेंडेलीव्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, कि मेंडेलीव्स ने जिस वक्त अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट किया था उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। 18th ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का है, जैसा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ये डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जब आगे चल के ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल में बगैर किसी छेड़छाड़ के क्या किया गया, उनको अलग से 18वें ग्रुप में रखा। और मेंडेलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में दो नाम दिया। क्या नाम दिया, जो आड़ी लाइनें थी उनको नाम दिया किसका, दौर का नाम दिया, और इसी तरीके से जो खड़े लाइन थे उनको क्या नाम दिया, उसने ग्रुप का नाम दिया। ठीक है, तो ये था हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते वक्त आपके दिल में ये बात आ रही होगी कि उसने एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का ही क्यों स्टडी किया। वो इस वजह से किया क्योंकि एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। वो फौरी क्या कर, यानी कि उसका जो रिजल्ट मिलता है वो फौरी तौर पर मिल जाता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से उसने क्या किया, सिर्फ एलिमेंट की स्टडी नहीं किया बल्कि उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की स्टडी किया। अब एक बात याद रखिए, मैंने आपको जो बताया था कि गैलियम जो था, गैलियम को नाम क्या दिया था उसने, एका एल्यूमिनियम। एका मीन्स व्हाट, सिमिलर। एल्यूमिनियम जो कि हमारा एलिमेंट। आगे चल के इस एका एल्यूमिनियम का नाम क्या पड़ा, आगे चल के नाम पड़ा इसका गैलियम। एटॉमिक मास की स्टडी की गई तो उस वक्त क्या आया, इसका एटॉमिक मास 69.7। देखिए इसकी प्रिडिक्शन किस तरीके से सही साबित हो रही। अगला, मेंडेलीव्स ने यह बताया था कि एका एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी होगी 5.9, और जब गैलियम की डेंसिटी की स्टडी की गई तो वो कितनी आई, 5.94। मैं आपके कंफ्यूजन दूर होने के लिए लिख देता हूं, एका एल्यूमिनियम डेंसिटी कितनी थी इसकी, 5.9, और गैलियम की कितनी आई, 5.94।
मेंडलीव्स ने ये बताया था कि एका एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? लो होगा। और जब गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी की गई तो पता ये चला कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 30 डिग्री 30.2 है। अगला उसने क्या बताया था कि एका एल्यूमिनियम और क्लोरीन का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ECl2, E फॉर एका, Cl2 फॉर क्लोराइड। और जब गैलियम का क्लोराइड के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा गया, सालिबी ज़ाब्ता लिखा गया, तो वो क्या आया? GaCl2। सिमिलरली एका एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड का फॉर्मूला था वो था E2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जब गैलियम ऑक्साइड का स्टडी की गई तो उसका भी फॉर्मूला क्या आया? Ga2O3। एंड द लास्ट वन जिसने क्या बताया था कि एका एल्यूमिनियम क्या रहेगा? एम्फोटेरिक रहेगा। एम्फोटेरिक मींस द substance which can the element which can react with both acid and base। ऐसा एलिमेंट जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। और आपको पता है एल्यूमिनियम जो एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता और बेस के साथ भी रिएक्ट करता, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम को एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं। एम्फोटेरिक लेकिन जब गैलियम की स्टडी की गई तो गैलियम की भी किसके साथ रिएक्ट करने लगा? एसिड के साथ भी रिएक्ट करने लगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करने लगा। मेंडलीव की दौरी जदवल की खामियां, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखिए कि मेंडलीव की खास बात क्या थी? मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट था जिसने अपने टाइम पर डिस्कवर हुए, अपने टाइम पर दरियाफ्त हुए तमाम 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाइड किया था। Mendeleev was the first scientist who successfully classified all 63 elements are discovered. Not only classified this 63 element, but also give the theory that some element will be discovered and the properties of this element will similar to the group of aluminium, that is 13th group. For example, gallium. मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट है जिसने तमाम 63 एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के साथ साथ आने वाले एलिमेंट के बारे में क्या किया था? प्रिडिक्ट किया था, एक पेशन गोई किया था कि आगे चल के कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिसके प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 13 से क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। दूसरी खास बात क्या थी कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किया था वो क्लासिफिकेशन करने से एक फायदा ये हुआ कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, जौहरी कमियत जो थी, उसके ताल्लुक से एक जो कंफ्यूजन था वो क्या हो गया? दूर हो गया। जैसा मिसाल के तौर पे बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले ये कंसिडर किया गया था कि 14.9 है, लेकिन जब मेंडलीव ने अपना थ्योरी पेश किया तो उस वक्त ये कंफ्यूजन, ये एनोमैलिटी दूर हो गई और लोगों जब आगे चल के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो पता चला कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 नहीं बल्कि 9.4 है। ये थी दूसरी खास बात। तीसरी खास बात क्या थी कि मेंडलीव के टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन आगे चल के जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस को मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बगैर किसी छेड़छाड़ के उनको क्या किया गया? अलग से जगह दी गई। ये थी 3 खुसूसियात। ये तो मैं आपको 3 खुसूसियात बताया हूँ क्योंकि सिलेबस में यही दिए हुए है, और भी बहुत सारी खुसूसियात है, उसके बारे में आप दूसरी किताबों से या इंटरनेट वगैरह पर, विकिपीडिया वगैरह पर उसके से रिलेटेड मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि मेंडलीव ने जहाँ
अपनी पीरियोडिक टेबल के कई खवास थे, उसी के साथ साथ उसकी कुछ खामियां भी थी। सम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली उसकी जो खराबी थी मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल की, आपको मालूम है हमजा किसे कहते हैं? आइसोटोप्स, हमजा। आइसोटोप किसको बोलेंगे? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि उनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है, जौहरी अदद जो होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन इनकी जौहरी कमियत जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। जैसा हाइड्रोजन है, इसी तरीके से हाइड्रोजन का और भी दूसरा हमजा है जिसको यानी कि ड्यूटेरियम वगैरह का नाम दिया गया, यानी कि अच्छा, जौहरी कमियत और जौहरी अदद में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में मौजूद, किसी भी जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद रहती वो क्या कहलाती? जौहरी अदद कहलाती। जबकि किसी भी जौहर में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो रहती वो क्या कहलाती? जौहरी कमियत कहलाती। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। तो हमजा में क्या होता है? आइसोटोप्स में क्या होता है? न्यूट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो होता है, जौहरी कमियत जो होता है वो क्या आता है? एक दूसरे से डिफरेंट आता है। तो मेंडेलीव की पहली खामी ये थी, पहली लिमिटेशन ये थी कि मेंडेलीव ने जो आइसोटोप का जो मुकाम था, आइसोटोप की जो पोजीशन थी, आइसोटोप को वो क्या नहीं कर सका? एक्सप्लेन नहीं कर सका। यानी दूसरी बात ये थी कि एक दो एलिमेंट के बीच में कितने, अब क्यों वो क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ क्योंकि अब दो एलिमेंट के बीच में कितने ज्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है ये जानना क्या हो रहा था? डिफिकल्ट हो रहा था। इस वजह से वो आइसोटोप को वाजे नहीं कर सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये तो हो गई पहली उसकी ड्रॉबैक। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? एक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 17 की, जिसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ग्रुप 17 जिसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, इसकी भी वैलेंसी क्या है? एक है। जबकि ग्रुप 1 की वैलेंसी भी क्या है? हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो इसकी ग्रुप 1 की वैलेंसी भी एक है और ग्रुप 17 की वैलेंसी भी क्या है? एक है। तो इस वजह से अब यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी है, जबकि यहाँ पर जो ग्रुप 17 है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो मुकाम है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मेंडेलीव्स एक्सप्लेन नहीं कर सके। ये थी दूसरी उसकी ड्रॉबैक। तीसरी उनका क्या ड्रॉबैक था कि कोबाल्ट और निकल का अगर हम एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास आता है 58.94 और निकल का जो आता है वो आता है 58.693। अगर हम मेंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल देखें या हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कौन से ऑर्डर में रखा गया है? इंक्रीमेंट ऑर्डर में रखा गया है। इस वजह से मेंडेलीव के तीसरी लिमिटेशन क्या थी कि वो कोबाल्ट और निकल का जो पोजीशन थी, मतलब कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट क्या था? सेम था। ये थी मेंडेलीव्स के लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन क्या? कोबाल्ट और निकल की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुई थी। दूसरी चीज आइसोटोप्स में था, यानी कि दो आइसोटोप्स के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, मेंडेलीव्स इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। और तीसरी और अहम चीज, हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ग्रुप हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो फर्स्ट ग्रुप के भी सिमिलर थी और 17 ग्रुप के भी सिमिलर थी। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो H2 है और हेलोजन ग्रुप का फॉर्मूला जैसा फ्लोरीन,
का फॉर्मूला F2 है, क्लोरीन का Cl2 है, Br2 है, ये पोजीशन भी मेंडेलीव एक्सप्लेन नहीं कर सके। ये थे 3 लिमिटेशंस। अगले जो लिमिटेशंस है आप कहाँ देख सकते, आपके बुक्स में देख सकते, या आप गूगल पर उसको क्या कर सकते, सर्च कर सकते। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जदीद दौरी जदवल या जदीद दौरी कुलिया भी आप उसको बोल सकते। जदीद दौरी जदवल। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जदीद दौरी जदवल जिसे कहा जाता है। अब देखिए आज के पीरियड में जो इस्तेमाल होने वाला पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड ही यूज किया गया है। बट आप लोग पूछ रहे होंगे कि मेंडेलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना कि जब तक मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं आया था उस वक्त तक एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया जाता था, उनकी जो जमात बंदी की जाती थी वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर की जाती थी। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट what takes place on the basis of their atomic masses, but when the modern periodic table were discovered, जब जदीद दौरी जदवल की क्या हुई, दरियाफ्त हुई, तो उस वक्त क्या हुआ कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर हुई। जौहरी कमियत की बुनियाद पर उनको जमात बंदी नहीं की गई बल्कि जौहरी अदद की बुनियाद पर उनको क्या किया गया, तकसीम किया गया। तो ये जो बताया था, जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की जो थ्योरी थी वो उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोजले। हेनरी इस साइंटिस्ट ने क्या किए थे, सबसे पहले ये बताए थे कि अगर हमको एलिमेंट को क्लासिफाइड करना है तो उसके एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि हमको क्या करना पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर पर देखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है। नंबर ऑफ आप लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जौहर में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, ये क्या कहलाएगी, हमारी एटॉमिक मास कहलाएगी। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रहेगा हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आया वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पर आया, और इसके आने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो एनोमैलिटीज थे, जो मॉडर्न जो मेंडेलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या हो गए, दूर हो गए। जैसा फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उनकी जौहरी अदद एक जैसे होते हैं लेकिन जौहरी कमियत क्या होते हैं आइसोटोप में, हमजा में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब क्या हुआ कि जिस वक्त मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब आया तो उस वक्त ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि दो एलिमेंट के बीच में कितने आइसोटोप्स आएंगे। क्यों दूर हुई, इस वजह से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड था, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड था, एटॉमिक मास पर डिपेंड था क्या, वो नहीं था। ये थी एक खास बात। दूसरी खास बात इसकी क्या थी, यहां पर हेनरी मोजले ने क्या बताया था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये उसका स्टेटमेंट था, आप बुक में भी देख सकते और आप लिख भी सकते। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडेलीव ने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इस तरीके से ये था मॉडर्न पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन मास और एटॉमिक नंबर को देखेंगे। एटॉमिक मास को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, पहली चीज याद रखना, एटॉमिक मास को कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? एटॉमिक मास को, जौहरी कमियत को। और इसमें किस किस का सम होता है? एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या रहेगा हमारा एटॉमिक मास। दूसरा एटॉमिक नंबर, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हमारा जो सिंबल है Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कितने ग्रुप्स है, कितने कॉलम्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, उसमें वैलेंसी किसे कहा जाएगा, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब हम इसकी क्या देखते हैं, इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जदीद दौरी कुलिया। एक चीज याद रखिए कि जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर था, अंदरूनी साख्त जो थी, उसके बारे में धीरे धीरे डिस्कवर होता गया, धीरे धीरे मालूमात होती गई। तो ये जदीद दौरी कुलिया जो आया, तो जदीद दौरी कुलिया आने से पहले किसी को ये एटम के अंदरूनी साख्त के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को पता नहीं था। तो एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन की जाती थी वो एटॉमिक मास की बेसिस पर की जाती थी, जौहरी कमियत की बुनियाद पर उनका क्या किया जाता था, क्लासिफाइड किया जाता था। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के टाइम पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो चुका था, डिस्कवर हो चुका था, उसके बारे में मालूमात हो चुकी थी। तो उसमें क्या पाया गया था, उसमें ये बात मालूम हुई थी कि जो एटम का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, इंटरनल साइड जो होता है, उस एटम के न्यूक्लियस में, मरकजे में प्रोटॉन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन मौजूद होते हैं। कहां पर? न्यूक्लियस में, मरकजे में। और प्रोटॉन के साथ साथ कौन मौजूद होता है? न्यूट्रॉन मौजूद होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस है, उस पर किसी भी किस्म का बरक़ी बात नहीं आता, इस वजह से मरकजे में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज यूज करते हैं हम, कौन सा मार्क यूज करते हैं? पॉजिटिव चार्ज का यूज करते हैं। और मरकजे के अतराफ में जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते? रिवॉल्व होते रहते। ये बात कब पता चली? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कवर करने से पहले। इसी वजह से जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जब आया, तो उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं था, बल्कि किस पर डिपेंड था? एटॉमिक नंबर पर डिपेंड था, जौहरी अदद पर डिपेंड था। अब क्या हुआ कि 1913 में हेनरी मोज़ले नाम का जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर हमको एटॉमिक किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज की स्टडी करना है, तो उसके एटॉमिक मास पर नहीं, बल्कि उसके एटॉमिक नंबर की स्टडी करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एटॉमिक मास देख लेते हैं। मैं ये रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले की वीडियो में ये हो चुका। एटॉमिक मास किसे कहा जाएगा? एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या रहेगा? एटॉमिक मास। और इस एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से। इसी तरीके से जो एटॉमिक नंबर होता है, जौहरी अदद होता है, ये इसमें आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरीके से, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज याद रखिए कि आज के टाइम में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज हो रहा है उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पूरे एलिमेंट की क्या मौजूद है, डिटेल्स मौजूद है, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, इसी तरीके से वैलेंसी वगैरह। और आज सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, जिसे क्या कहा जाता है, जदवल की तवील सूरत। ये है। अब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। पहले जो 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, पहले हम वो समझ लेंगे ग्रुप किसे कहेंगे और दौर किसे कहेंगे। एक चीज याद रखना कि जदीद दौरी जदवल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आड़े लाइन है, हॉरिजॉन्टल रोज जिसे कहा गया है, उसे क्या बोला गया, पीरियड बोला गया। पीरियड। और जो खड़ी लाइनें हैं, जो उमूदी सुतून है, वो क्या है, हमारा ग्रुप है। एक चीज याद रखना, 7 पीरियड है और 18 क्या है, ग्रुप है। ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं आपके पेज नंबर 23 पर, ये ऐसा आड़े में जो रहेंगे, आड़े लाइन में जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, दौर कहलाएंगे और पीरियड कहलाएंगे। और जो खड़े लाइन है, जो सुतून है, जो रोज है, वर्टिकल कॉलम्स है, वो क्या कहलाएंगे, दौर कहलाएंगे। अब उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट वन है एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक है मॉडर्न पीरियोडिक में, एस, पी, डी और लास्ट वन कौन सा है, एफ। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में ये कौन से रहेंगे, एस ब्लॉक रहेंगे। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, ये रहेंगे डी ब्लॉक। इसे और एक नाम दिया गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया गया, उबूरी अनासिर। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक ये है पी ब्लॉक। और लास्ट वन जो है एफ ब्लॉक, इसमें 2 इनको अलग से रखा गया, अलग से ग्रुप में रखा गया, अलग से दौर में रखा गया। इसे नाम क्या दिया गया, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज कौन से ब्लॉक में आएंगी, एफ ब्लॉक में आएंगी। अब इन्हें एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, पी में क्यों रखा गया, डी में क्यों रखा गया, एफ में क्यों रखा गया, ये आप आगे चल के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 दौर हैं। जो खड़ी, जो आड़ी लाइनें हैं, इन्हें दौर कहेंगे हम, और जो खड़ी लाइनें हैं, जो सुतून है, उसे क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल। डी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पी में ग्रुप 13 से लेकर तो 18 तक। इसमें जो ग्रुप नंबर 17 रहेगा वो आपका हैलोजन ग्रुप कहलाएगा, और ग्रुप 18 जो रहेगा वो नोबल गैसेस का कहलाएगा, रईस गैसेस का कहलाएगा। अब नीचे बच गया एफ ब्लॉक। तो ये एफ ब्लॉक में 2 अलग ग्रुप के एलिमेंट्स को रखा गया है, जिन्हें लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है और क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। यही आपकी किताब में दिया हुआ। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड देखे थे। सबसे पहले उसके बारे में स्टडी किए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, किस बेसिस पर था वो, और न्यूलैंड जो हेनरी मोज़ेले साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द एटॉमिक नंबर ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर। ये देखे। उसके बाद हमने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में देखे। उसके बाद स्ट्रक्चर देखे। स्ट्रक्चर में हमने ये देखे कि 7 दौर है और 18 ग्रुप है। दौर और ग्रुप को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक मर्तबा आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में दूर कर दिया जाएगा। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपका फीडबैक है, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, उसे कमेंट सेक्शन में फीडबैक के जरिए हमें दीजिए। अपने अपने घरों पर रखकर इबादत कीजिए। शुक्रिया।